कभी कभी हम लोग अपने लालच में इतने घिर जाते हैं कि हमारे और आपके बीच के लोग ही हैं। या गाजीपुर मुख्यालय की तरह ही रुख करना पड़ता है, तो यहाँ हो गया तो आसान हो गया। घर का भी थोड़ा काम काज देख लिया जाता है, यहाँ भी चले जाते हैं। नमस्कार, पाली न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। यह कासमाबाद तहसील का परिसर है और यह कासमाबाद तहसील परिसर सप्ताह के 6 दिनों में हमेशा गुलजार रहता है, परंतु आज यहाँ नदारद हैं तो मुवक्किल और हर तरफ आपको सिर्फ वकील ही दिखाई देंगे। अर्थात वे लोग आपको आज इस तहसील परिसर में नहीं दिखाई देंगे जिनका किसी प्रकार का मुकदमा है, किसी प्रकार की समस्या है और वकील भाई लोगों से मिलकर अपनी समस्या को समाधान की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। कारण क्या है? तो बस इतना ही कारण है कि आज थाना दिवस है और सभी उच्च अधिकारी कह लें, तहसीलदार महोदय कह लें, थाने पर हैं, इसलिए अधिकांश लोगों की सुनवाई आज तहसील में न होकर थाने में हो रही है। इसी कारण से यहाँ जो आज सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देख सकते हैं एक नज़र में। मुवक्किल नदारद हैं तो सामने देख लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज का परिदृश्य है, कासमाबाद तहसील है। कासमाबाद तहसील का यह परिसर है और इस परिसर में जनता नहीं के बराबर है। चारों तरफ कुर्सी, मेज और वकील कानून के वेत्ता ही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। नहीं है तो जनता किस लिए नहीं है, मैंने आपको बताया। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे मित्र चंद्रशेखर जी सामने बैठे हैं और आलोक कुमार दुबे जी सामने बैठे हैं, आपको कैमरे में नज़र आ रहे हैं। चलिए इनसे कुछ आज वार्तालाप किया जाए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा समय लेकर आया हूं घर से और आप लोगों के पास भी समय होगा। बड़े भाई आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाली न्यूज़ नेटवर्क पर। अपना थोड़ा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम आलोक कुमार दुबे है। मैं यहाँ राजस्व न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूँ और मैं रायपुर बागपुर 75 में एक ग्राम सभा पड़ती है, वहाँ का रहने वाला हूँ। यही परिचय है। और 2009 से मैं वकालत पेशे में हूँ। तहसील बनी तभी से मैं यहाँ पे फिर काम कर रहा हूँ। जब से कासमाबाद तहसील बनी है तब से आप यहाँ पे? 1 आध साल बाद से मैं आया। इससे पहले मैं बनारस में था, घर यहाँ पे था, वकालत पेशे में रहना था, तो तहसील नज़दीक थी, तो सभी लोग अपने घर से होकर कार्य करना चाहते हैं। आप इस पेशे में अपने मन से आए कि पारिवारिक? जी नहीं, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे बाबा जो थे वो SDM पद से रिटायर थे, पिताजी मेरे कानूनगो पद पे थे और मैं यहाँ पर वकालत पेशे में हूँ। तो विभाग तो समझिए 3 पीढ़ी से वही है, बस अलग अलग रूप में हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। यानी कि आपका ये जो पेशा है एक तरह से खानदानी में कह सकता हूँ। जी, तीसरी पीढ़ी तो हम हैं। अच्छा वकील साहब, कोई ऐसी घटना कह लें, कोई ऐसा केस जिसको आप हमेशा याद करते हो और आपको लगता है कि मैंने सबसे बेस्ट किया हो, बताएं कोई ऐसा इंसिडेंट। ये अभी बहुत लंबी बात नहीं है, अभी यहीं उचौरी का एक मामला था। कभी कभी हम लोग अपने लालच में इतने घिर जाते हैं कि हमारे और आपके बीच के लोग ही हैं। जैसे किसी पिता की 3 लड़कियां हैं और बच्चियों ने शादी कर ली
और सामाजिक दबाव या प्रभाव से पिता के भाइयों ने अपनी विरासत करा ली। ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता आने के बाद की बात है जी। अगर LR एक्ट चलता और भू राजस्व अधिनियम वगैरह रहता तो वो अपना जन्मी तौर से वो उनके जो हैं विधिक जायज वारिस रहते। लेकिन हुआ क्या कि 2006 जब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता आई उसके बाद का ही मामला है। 3 बहनें थी, उनकी शादी हो गई, पिता की मृत्यु हुई और भाइयों ने अपना नाम वरासत के आधार पर दाखिल करा लिया, पक्का 11 का आदेश करवा लिया। यदि उन लड़कियों को उनके चाचा और अन्य पटीदारों द्वारा अगर देखभाल की गई रहती, हर बच्ची का अपने मायके से एक सामाजिक सरोकार होता है। बिल्कुल। वो चाहती हैं कि मैं जुड़ी हुई रहूं अपने पति के परिवार के अलावा। वो चाहती है कि मैं अपने पिता के भी परिवार से जुड़ी हुई हूँ। जब उन बच्चियों का तिरस्कार होता है तो तिरस्कार की भावना फिर विधिक न्याय मांगने लगती है। उस विधिक न्याय के तहत वो आई मेरे पास और इतना पुराना मामला था, फिर मैंने उन्हें न्याय दिलाया। उन पटीदार लोगों का नाम खारिज हुआ खतौनी में से और उन लोगों का नाम फिर वरासत अपना आया वरासत के थ्रू। तो ऐसे कई मामले हैं। अब जैसे यहाँ पर पहले हम लोग महानगरों में ये सारी चीज़ें सुनते थे कि लड़कों के रहते हुए बच्चियों ने पिता से कुछ लिखवा लिया या कुछ इस तरीके के मामले घटनाएं होती रहती। जो महानगरों की घटनाएं थी वो अब धीरे धीरे छोटे स्तर पर, छोटी जगहों पर, तहसील स्तर पर, ग्रामीण अंचलों में ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं। तो इन्हें देखते हुए हम लोगों को भी काफ़ी अपडेट रहना पड़ता है कि नया शासनादेश क्या आया, नया कोई केस लॉ तो नहीं आया है जो इन चीज़ों को करने में हम लोगों को प्रोत्साहित कर सके या मदद कर सके। तो अब तहसील स्तर पे भी केवल एक्ट के तहत नहीं चला जा सकता है। अब हमें जो शासनादेश आ रहे हैं, जो केस लॉ हैं, उन्हें अप टू डेट रहना पड़ रहा है और उनके हिसाब से अब न्याय दिलवाना पड़ रहा है। कुछ और आप पूछना चाहिए जो बहुत आपके... बहुत धन्यवाद। एक और बात ज्वलंत मुद्दा है, आपसे जरूर पूछूंगा। जी बिहार के जो भरत तिवारी जी हैं, जी उनकी मैं शहादत ही कहूँगा। जी जिस तरह से उनको मारा गया है, जी वो शहीद हुए हैं, जी उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भरत तिवारी को लेके हम लोगों को न्यूज़ से ही पता चला। इससे पहले न सोशल मीडिया पर या किन्हीं और चीज़ों पे मैं इन चीज़ों से जुड़ा नहीं था। तो जहाँ तक न्यूज़ से ही हमें खबर मिली, न्यूज़ पर दोनों पक्षों को दिखाया गया। शासन सत्ता ने अपना पक्ष रखा, भरत तिवारी को चाहने वाले या उन्हें मानने वाले या उनके फॉलोअर्स ने अपना पक्ष रखा। तो दोनों लोग अपने अपने अच्छे पक्ष को बताते हैं। अगर ये इनकाउंटर हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, नियमों की अनदेखी की गई है या उनकी कोई गलती नहीं रही हो, तब तो ये गलत है। इस पर सरकार के इस आदेश पर हम उंगली उठा सकते हैं। अगर सही हुआ है तो कोई उंगली उठाने की बात नहीं उठती है। बट वीडियो में तो साफ दिख रहा है ना कि उन्होंने अपनी रिवॉल्वर फेंक दिया पुलिस के सामने और उसके बाद उनका इनकाउंटर हुआ है। अब ये चीज़ें न्यायिक प्रक्रिया में हैं, जिनके विषय में हम जो है इस पर कोई टीका टिप्पणी ऐसी विशेष न करें, वो ज़्यादा अच्छा है। न्यायिक प्रक्रिया पर हम सभी लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए। आज भी हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों को इतना भरोसा है, जब कोई गरीब आदमी चारों तरफ से हारता है तो अगर वो इंग्लिश बोलना जानता है तो बोलता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, और मैं आपको न्यायालय में देख लूँगा। तो आज भी लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। अगर गलत हुआ है तो न्यायिक प्रक्रिया इन चीज़ों पर जरूर कोई न कोई एक ऐसा आदेश देगी जो एक नज़ीर बनेगी और आगे ऐसी घटनाएं न घटें। जरूर एक नज़ीर बनेगी, ये कहना था आलोक दुबे जी का। बगल में बैठे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर चौहान पूरा नाम आपका, हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई साहब, आपको इस यहाँ प्रैक्टिस करते हुए कितने दिन हो गए? 2023 से लगे हैं। नमस्कार साहब। और मान लीजिए 26 से 3 साल हो गया समथिंग में। 3 साल हो गए। और आप जो है यहाँ पे किस तरह के केसेस देखते हैं? यहाँ रेवन्यू संबंधित ज़्यादा तो रेवन्यू के ही संबंधित देखा जाता है, जैसे जमीनी विवाद हो गया और ना छोटे मोटे हैं, सारे कोई बड़ा तो है नहीं। जब यहाँ मुंसफी आ जाए तो कुछ विस्तृत हो जाए तो और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेगी। तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड तो नहीं था यह पेशा, कैसे आना हुआ आपका? लॉ किए थे, लॉ करने के बाद ऑप्शन तो ये होता है, गांव से बगल तहसील हो गई तो अच्छा ऑप्शन हो गया। तो हम लोग काफ़ी दर मान लीजिए मोहम्मदाबाद या गाजीपुर मुख्यालय की तरह ही रुख करना पड़ता है। तो यहाँ हो गया तो आसान हो गया, घर का भी थोड़ा काम काज देख लिया जाता है, यहाँ भी चले जाते हैं।
घर पे ही काम काज देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। जब से कासमाबाद तहसील बनी है, हमारे अगल बगल के गांव के लोगों को सुविधा काफ़ी हो गई है। बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, संसाधन के टाइम का। जी। और मान लीजिए जो लोग ज़्यादा टाइम ना दे पा रहे हैं तो थोड़ा अपने साधन से भी चले आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए पाली न्यूज नेटवर्क में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।